स्पार्क की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में क्लास में एक बार चर्चा कर दी गई कि उसको रिपीट करना है कि कैसे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें और सेंटेंस के साथ में कैसे वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कब सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कब सेंटेंस में कंप्लीमेंट के आधार पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी को आज हम लोगों को पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। अब देखते हैं कि सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर हमको लोग को पढ़ना है। सब्जेक्ट टू बी वर्ब्स, सब्जेक्ट टू बी वर्ब्स और कंप्लीमेंट। ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये कई बार पूछा जाता है और जब पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बेटा आपको पता है कि सब्जेक्ट मीन्स होता क्या है? डूअर इज सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अभी प्राइमरी स्टेज पर हमको यही पढ़ना है कि सेंटेंस में जो कार्य करता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होगा। और टू बी वर्ब्स क्या होता है, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है। तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजें बताते हैं। और कंप्लीमेंट किसे कहा जाता है? बेटा जो सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट करता है, कंप्लीमेंट कहा जाता है। समथिंग दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कुछ ऐसी चीजें जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट कहा जाता है। सब्जेक्ट टू बी वर्ब्स कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट आप जानते हैं, टू बी वर्ब्स के बारे में हमको चर्चा करना है। तो बेटा टू बी वर्ब्स के अंतर्गत आता क्या है? इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है और क्या आता है? बी आता है। इज, एम, आर, वाज, वर और बी, ये आपके टू बी वर्ब्स हैं। अब हमको समझना है कि टू बी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, अगर हम बात करें इज, एम, आर, वाज, वर और बी की, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं ना। उसी को समझना है कि कैसे हम समझेंगे कि ये टू बी वर्ब्स है और कैसे समझेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है। बहुत आसान है। अगर इसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ध्यान से सुनेगा। इज, एम, आर, वाज, वर और बी के बाद में यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। कहने से मत मानिए, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको देखते हैं। जैसे ये कहा जाए रोहन, रोहन is रोहन इज प्लेइंग टेनिस, रोहन इज प्लेइंग टेनिस, रोहन टेनिस खेल रहा है। इस सेंटेंस को देखिएगा, इसमें काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है कि टू बी वर्ब है, यही तो क्लियर करना है। तो इज के बाद में हम पा क्या रहे हैं? वर्ब का आईएनजी फॉर्म पा रहे हैं ना। प्ले है, प्ले का आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये इज क्या हो जाएगा? टू बी वर्ब्स नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स होगा। अगला देखते हैं बेटा। जैसे दे आर, दे आर बीटन, दे आर बीटन, वे पीटे जाते हैं। अब देखना क्या है हमको, आर के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो नहीं आ रहा है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो ये आपका आर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा कि टू बी वर्ब्स होगा? ये हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आई एम इंसल्टेड एवरीवेयर, आई एम इंसल्टेड एवरीवेयर, एवरीवेयर, मैं हर जगह अपमानित किया जाता हूं। अब यहां पे हमको देखना क्या है कि एम के बाद में आ क्या रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, ये टू बी वर्ब नहीं होगा। अगला देखते हैं बेटा, अगला देख लेते हैं। अगला अगला सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे कहा जाए सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग स्टरडे, स्टरडे या स्टर नाइट, वह पिछली रात डांस कर रही थी। कल रात वो डांस कर रही थी। वॉच के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है। तो वॉच हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, टू बी वर्ब नहीं होगा। अगला देखो बेटा, सी वॉज प्रेस्ड, सी वॉज प्रेस्ड, उसकी प्रशंसा की गई। यहां पे वाज के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वाज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। दे वर क्रिटिसाइजिंग, दे वर क्रिटिसाइजिंग, दे वर क्रिटिसाइजिंग अस, वे हमारा क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आगे देखो, वी आर क्रिटिसाइज्ड, वर वी वर क्रिटिसाइज्ड, हम क्रिटिसाइज
किए गए, तो यहाँ पे वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यही तो बार बार समझना है, बार बार यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि इज के बाद में, एम के बाद में, आर के बाद में, वाज के बाद में और वर के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यही इज, एम, आर, वाज, वर किसका काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें, लेकिन अगर हमको ये पढ़ना हो कि अगर बी आता है और बी के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो बी भी आपका हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। ये अलग की बात है कि बी के बाद में या बी के पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और आता है, जैसे ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग हियर टुमारो, वो यहाँ काम कर रहा होगा, वो यहाँ कल काम कर रहा होगा। बी के बाद में क्या आ रहा है बच्चा, क्या आ रहा है, वर्ब का एनजी फॉर्म आ रहा है ना, तो ये विल भी पूरा क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बी भी उसी का हिस्सा है, ये भी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे आई शैल बी अब्यूज्ड बाय माई पेरेंट्स, जो भी हो, मैं अपने माता पिता के द्वारा गाली दिया जाऊंगा। यहाँ पे बी के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो बी आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब आगे देखना है हमको, आगे क्या देखना है हमको, आगे ये देखना है कि इज, एम, आर, वाज, वर किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इतना क्लियर हो गया ना। अब यही इज, एम, आर, वाज, वर और बी किसका काम करता है, टू बी वर्ब्स का भी काम करता है। लेकिन उसके लिए हमको समझना है कि ये कब टू बी वर्ब कहलाएगा और कब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ये बहुत आसान है। अगर इज, एम, आर, वाज, वर और बी के बाद में हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, तो ये टू बी वर्ब्स होते हैं। अब इनके बाद में चाहे नाउन आ जाए, चाहे प्रोनाउन आ जाए, चाहे फ्रेज आ जाए, चाहे क्लॉज आ जाए, चाहे इन्फिनिटिव आ जाए, और चाहे आपका जीरंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर इज, एम, आर, वाज, वर और बी के बाद में नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लॉज, एडजेक्टिव, क्लॉज, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टू बी वर्ब कहलाएगा। टू बी वर्ब कहलाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा। इसके बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए, बस इतना ही समझना है। अब हम सेंटेंस को इस तरह से देखते हैं कि केवल कहने से तो होगा नहीं, इसको हमको समझना है बेटा, कैसे हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कैसे हम समझेंगे कि ये टू बी वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये कैसे टू बी वर्ब का काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये कहा जाए, रोहन इज एन इंजीनियर, रोहन इज एन इंजीनियर, रोहन एक इंजीनियर है। यहाँ पे इज के बाद में कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इज आपका क्या होगा, टू बी वर्ब होगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, एक आर्टिकल और एक नाउन आ रहा है। यहाँ पे बेटा ये आपका क्या होगा, ये आपका टू बी वर्ब होगा। क्या होगा, टू बी वर्ब होगा। आगे ये कहा जाए, इट इज आई, मैं ही हूं। यहाँ पे इज के बाद में क्या आ रहा है, एक प्रोनाउन आ रहा है ना, एक इज के बाद में यहाँ पे नाउन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये टू बी वर्ब होगा। आपका क्या होगा, टू बी वर्ब होगा। जैसे ये कहा जाए, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पे इज के बाद में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो इज आपका क्या होगा, टू बी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आर के बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है। अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका टू बी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं। आगे देखते बेटा, आगे हमने देखा कि टू बी वर्ब के बाद में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। अरे ये टू बी वर्ब्स के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये कहा जाए, रमन वॉज देयर, रमन वहां था। अब वाज के बाद में क्या आ रहा है, एक एडवर्ब आ रहा है ना,
और वाज यहाँ पे देख रहे हैं कि वाज के बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? एक एडवर्ब आ रहा है। अगर एडवर्ब भी आएगा तब भी ये क्या कहलाएगा? टू बी वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टू बी वर्ब सी कहलाएगा। आगे देखो, आई एम टू कुक, आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है। यहाँ पे एम के बाद में हमको क्या मिल रहा है? एक इन्फिनिटिव मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। ये गलत नहीं होगा, नहीं तो देखो कि आई एम कुकिंग फूड होना चाहिए। आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका गलत नहीं है। एम के बाद में इन्फिनिटिव आता है जो बाध्यता को शो करता है, कंपल्सन को शो करता है, ये सही है। आगे देखो बेटा, ये कहा जाए दे आर एट होम, वो घर पर हैं। अब आर के बाद में हमको क्या मिल रहा है? एक फ्रेज मिल रहा है। आर के बाद में हमको क्या मिल रहा है? फ्रेज मिल रहा है। तो आर आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा कि टू बी वर्ब होगा? टू बी वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद में ना तो वर्ब का एनजी फॉर्म आ रहा है ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। आगे देखो, वी वर ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग पूछ ली जाती है बच्चा, प्लेटफॉर्म। वी वर ऑन द प्लेटफॉर्म, देख क्या रहे हैं कि वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? फ्रेज आ जा रहा है। तो वर्ब हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा कि टू बी वर्ब होगा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है? टू बी वर्ब है। आपको बस इतना ही समझना है कि यदि इज, एम, आर, वाज, वर और बी के बाद में नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, फ्रेज आए, क्लॉज आए, इन्फिनिटिव आए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका टू बी वर्ब कहलाएगा। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिएगा, दिक्कत ये हो सकती है या आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो वर्ब है वो किसका काम कर रहा है? वर्ब किसका काम कर रहा है? ये इज, एम, आर किसका काम कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ऐसे सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे ये कहा जाए, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए, वाज देख रहे हैं ना, और वाज के बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म पा रहे हैं। ये वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं बेटा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? इट को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत शॉकिंग था, ये शॉकिंग था, ठीक है, ये घबरा देने वाला था। तो यहाँ पे घबरा देने वाला क्या था? इट था। तो ये आपका वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी याद आता है, आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। यहाँ पे शॉक्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बच्चा, ये है क्या? ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी नाउन और किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो वो वर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का भी काम करता है। और पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो आपको देखना है कि कहीं कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा तो नहीं है कि जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव ही होगा, और उसके हिसाब से टू बी वर्ब्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर ये देखें कि वर्ब का एनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको इज, एम, आर के बाद में मिल रहा है, तो ये भी देखने का प्रयास करें कि वो वर्ब का एनजी फॉर्म या वो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है। अगर क्वालिफाई कर रहा है तो भैया ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? टू बी वर्ब होगा। इसको वर्ब पढ़ाते समय खूब कायदे से पढ़ाया जाता है। हमको अभी समझना क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, टू बी वर्ब और कंप्लीमेंट को समझना है। देखते बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, इसी पे चर्चा हो रही थी कि सब्जेक्ट तो हम लोग सब जानते हैं, जो कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। टू बी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर और बी, ये आपके टू बी वर्ब्स हो गए। और कब टू बी वर्ब्स होंगे? जब इनके बाद में क्या नहीं मिलेगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा तो ये टू बी वर्ब्स होंगे। लेकिन बच्चा अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो ये क्या हो सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऐसा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का काम अगर कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये टू बी वर्ब भी होगा। एग्जांपल बताया गया, शॉक्ड, कभी शॉक आ जाता है, कभी इंटरेस्ट आ जाता है, कभी सरप्राइजिंग आ जाता है। ये सारे कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं। वर्ब पढ़ाते समय बताया जाएगा, परेशान मत रहिए। अगला देखते हैं बेटा, अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि टू बी वर्ब्स होता क्या है। इसके बारे में तो हमने समझ लिया। अब हमको समझना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। इसको भी तो समझना है कि बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। डूअर इज सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। ए बच्चा, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन भी आ सकता है, ठीक है।
सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, क्लॉज भी आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है। और इसके पहले क्या आ सकता है, जीरंड भी आ सकता है। जीरंड भी आ सकता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है, ऐसा वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ में एडजेक्टिव का काम करता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और ऐसा वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ में नाउन का काम करे उसको हम जीरंड कहते हैं। तो मैं देखना बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। नाउन भी आ सकता है, जैसे ये रोहन हो गया, रोहन इज एन एडवोकेट। रोहन एक एडवोकेट है। यहाँ पे रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। अब दिक्कत यह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट, रोहन कौन सा काम कर रहा है, रोहन प्रेजेंट में होने का काम कर रहा है, वो है प्रेजेंट में है। इज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट्स। रोहन का अस्तित्व है, तो यहाँ पे रोहन किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट ही है। इसमें ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोहन प्रेजेंट में होने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है। इस बता रहा है कि रोहन है, ये वर्ब हो गया, टू बी वर्ब हो गया। अब टू बी वर्ब इसको क्यों मानना है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं बेटा, जो सेंटेंस में आ करके सेंटेंस के भाव को कंप्लीट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। अगर हम केवल लिखेंगे रोहन इज, रोहन है, तो इससे पूरा भाव नहीं आ रहा है। अगर ये कह देंगे कि रोहन इज एन एडवोकेट, रोहन एक एडवोकेट है, इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। भाई अगर हम ये कहें कि रोहन इज, रोहन है, तो इससे पूरा भाव हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रोहन इज एन एडवोकेट, रोहन एक एडवोकेट है, तो यहां पर ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो जा रहा है। प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है वेदर रोहन इज है, रोहन इज और नॉट। हमें सेंटेंस रोहन के बारे में स्टेटमेंट देना है, रोहन के बारे में। तो अगर केवल ये कहेंगे कि रोहन है तो क्लियर नहीं होगा। रोहन एक एडवोकेट है, इससे क्लियर हो जा रहा है। अगला देखो बेटा, जैसे सी इज बताओ भैया क्या होगा, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या पा रहे हैं, एक प्रोनाउन पा रहे हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन आ सकता है। इज हमारा यहाँ पे टू बी वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, आप बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि साहब इज के बाद में वर्ब का एनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। तो इज हमारा क्या हो जाएगा, टू बी वर्ब हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप हमारी बात समझ रहे हैं, बहुत ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं कि भैया इज एम आर वाजवर के बाद में वर्ब का यदि आईएनजी फॉर्म नहीं आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू बी वर्ब हो जाएगा। अगर आईएनजी फॉर्म आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो बच्चा ये रहेगा नहीं टू बी वर्ब्स, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इट वॉज सी, वही थी या वह थी। इट हमारा प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। और यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। इट के साथ में सदैव लगने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है। अगला देखो बेटा, इट के बाद में और क्या आ सकता है, ये तो नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। अब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। जैसे ये कहा जाए, माय यंगर ब्रदर इज सैड, मेरा छोटा भाई दुखी है। तो यहां पे हम देख क्या रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ रहा है, माई यंगर ब्रदर, एक फ्रेज आ रहा है, मेरा छोटा भाई। बताया गया फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस तो देते हैं बट इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। और क्लॉज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस बट सेंस देते हैं, इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। अंतर क्या होता है फ्रेज और क्लॉज में, फ्रेज में यू कांट फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वेयर एज अ क्लॉज नेसेसरली हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जाएगा, और जबकि
जब हम फ्रेज की बात करते हैं ये भी इनकम्प्लीट सेंस देता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पाया जाता है। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, ये सब्जेक्ट के स्थान पे हमको मिल क्या रहा है, एक फ्रेज मिल रहा है और ये हमारा क्या हो गया, टू बी वर्ब हो गया और वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। हम बताना क्या चाह रहे हैं बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। मुझे लगता है कि टू बी वर्ब्स आप लोग समझ गए होंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर और बी के बाद में यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, क्लॉज आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, टू बी वर्ब माना जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, ये वाला सेंटेंस आगे देख लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पे और क्या आ सकता है, जैसे अ मैन वेयरिंग ब्लू जीन्स was a man wearing blue jeans was very happy एक आदमी ब्लू जीन्स पहना हुआ था, या ब्लू जीन्स पहना हुआ एक आदमी बहुत खुश था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अ मैन वेयरिंग ब्लू जीन्स। इसमें हमको क्या नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं मिल रहा है, हमको मिल क्या रहा है, एक्चुअल सब्जेक्ट आपका मैन ही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है बेटा, एक एडजेक्टिवल फ्रेज मिल रहा है। और ये सारे मिलकर के किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई एडजेक्टिवल फ्रेज सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट तो हमारा अ मैन है और उस हिसाब से यहाँ पे टू बी वर्ब का प्रयोग कर दिया गया एक्चुअल सब्जेक्ट। लेकिन ये जो वेयरिंग ब्लू जींस किसके बारे में बात कर रहा है, मैन के बारे में बात कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद में हमको टू बी वर्ब लगाना है, हमने टू बी वर्ब लगा दिया। टू बी वर्ब है क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, एक एडवर्ब आ रहा है और एक एडजेक्टिव आ रहा है। अगला सेंटेंस देखो बेटा, whether he will support me is uncertain। यहां पे देखिए कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ रहा है, वेदर ही विल सपोर्ट मी, कि वह मुझे सपोर्ट करेगा, इज अनसर्टेन, अनिश्चित है। हम देख क्या रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, एक क्लॉज मिल रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम एक क्लॉज भी पा सकते हैं। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और पूरा ये जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू बी वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेदर ही विल सपोर्ट मी इज अनसर्टेन, यहाँ पे ये टू बी वर्ब है और टू बी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमको मिल क्या रहा है, वेदर ही विल सपोर्ट मी। ये आपका क्लॉज है। और क्यों क्लॉज है, क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये पूरा भाव नहीं दे रहा है कि वह मेरा सपोर्ट करेगा, ये पूरा भाव नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा क्लॉज कह सकते हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है, इसलिए भी एक चीजें पुख्ता हो जा रही है कि हमारा सब्जेक्ट है। अब इज हमारा क्या है भैया, ये हमारा टू बी वर्ब है क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं आ रहा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। तो अगर टू बी वर्ब के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो कुछ भी आए, कुछ वो आए, वो आपका क्या होगा, वो आपका कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि उसका काम है सेंटेंस का भाव कंप्लीट करना होता है। क्लियर? आगे देखते बच्चा। अब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे जीरंड आ सकता है। जैसे ये कहा जाए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हम देख क्या रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ रहा है, स्विमिंग आ रहा है। स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, ये है क्या, ये जीरंड ही तो है। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, ये किसी कार्य का नाम है ना, ये किसी कार्य का नाम है। और नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये कार्य का नाम है ना, तो स्विमिंग एक कार्य का नाम है और एक ऐसा ये कार्य का नाम है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। ये वर्ब के साथ साथ में नाउन का भी काम कर रहा है, तो जीरंड है। तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे जीरंड भी पा सकते हैं। भाई कहा जाए, ये कहा जाए कि रनिंग इज वेरी इजी, रनिंग इज वेरी इजी।
दौड़ना आसान है, तो ये रनिंग जो है आपका क्या है, ये जीरंड है। ये वर्ब के साथ साथ में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन जीरंड तो है ही, एक आ कहाँ रहा है, इसके सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना, ये टू बी वर्ब का सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस देखो बेटा, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे टू कुक इज नॉट, टू कुक वॉज नॉट इजी फॉर मी, इजी फॉर मी, पकाना मेरे लिए आसान नहीं था। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि इन्फिनिटिव आ रहा है। इन्फिनिटिव होता क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट का इन्फिनिटिव है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका काम कर रहा है, वाज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया, इन्फिनिटिव भी आ गया। तो हमें देखना क्या बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पे आ क्या सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, इसे तो देखना है। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और क्या आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है, डेफिनेटली इन्फिनिटिव आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है, जीरंड आ सकता है, जीरंड मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म, और क्या आ सकता है, फ्रेज क्लॉज हो गया, इन्फिनिटिव आ सकता है, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक, इतनी चीजें आ सकती है। और इसके बाद में हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें, और क्या क्या आ सकता है इसके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पे आपको डमी सब्जेक्ट भी मिल सकता है। डमी सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इट होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आपको क्या मिल सकता है, डमी सब्जेक्ट मिल सकता है। बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे हमको मिल क्या सकता है, डमी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दोनों मिल सकता है सब्जेक्ट के स्थान पे। इट आपका क्या है, डमी सब्जेक्ट है, और जिस सेंटेंस में इट डमी सब्जेक्ट का काम करता है ना, उस सेंटेंस में उसके बाद में लगने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर ही होता है। जैसे कहा जाए, इट इज आई हु हेल्प्स हिम, मैं ही हूं जो उसकी मदद करता हूं। यहां पे सब्जेक्ट आपका इट है, डेफिनेटली इट है, लेकिन ये डमी सब्जेक्ट है। इसका कोई मतलब है नहीं, इसका ना तो कोई शाब्दिक अर्थ आता है। इसका मतलब यह है कि मैं हूं जो उसकी मदद करता हूं। यहां पे इज का ही प्रयोग किया जाएगा। हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। तो पीछे तो बात की गई कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे इट भी आ सकता है, लेकिन इसी के साथ में यह ध्यान देना है कि इट के साथ में सदैव सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर टू बी वर्ब आता है। और टू बी वर्ब के बाद में ना सदैव नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। इट इज के बाद में हम मी नहीं लिख सकते हैं, हम अस नहीं लिख सकते हैं, हम देम नहीं लिख सकते हैं। जब पढ़ाया जाएगा प्रोनाउन तो बताया जाएगा। आगे देखो बेटा, इट was we who supported him, हम ही थे जो उसका सपोर्ट किए थे। यहां पे देखो वाज आपका क्या है, टू बी वर्ब है, लेकिन ध्यान में रखें कि इट आपका डमी सब्जेक्ट है, और इट के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो सदैव सिंगुलर होता है, और टू बी वर्ब के बाद में आने वाला कोई भी प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में ही होगा। कहने का मतलब नॉमिनेटिव केस का मतलब अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, अगर आपको मी रखना है टू बी वर्ब के बाद में तो गलत है। टू बी वर्ब के बाद में क्या आएगा, आय आएगा। अगर आप अस रखना चाह रहे हो तो गलत है, क्या आएगा, वी आएगा टू बी वर्ब्स के बाद में। अगर आपको लिखना है यू लिखना है तो यू गलत है, क्या आएगा, यू आएगा। कहने का मतलब ये नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों का सेम होता है। यू का नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सेम होता है, तो ये वाला आएगा, नॉमिनेटिव केस वाला आएगा। मान लीजिए आपको हिम लिखना है तो हिम नहीं लिखेंगे टू बी वर्ब के बाद में, इज एम आर वाज वर्ब के बाद में आप हिम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर आपको हर लिखना है तो गलत है, कट्टम कुट्टा काटो, और उस यहाँ पे होगा क्या, सी होगा। इट को नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सेम होता है, तो चाहिए ये वाला इट लिखो, चाहिए ये वाला। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर टू बी वर्ब के बाद में इट आ रहा है तो कैसा इट है, नॉमिनेटिव केस का है कि ऑब्जेक्टिव केस का, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव केस में का होगा। अगर आपको देम रखना है इज एम आर वाज के बाद में तो गलत है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इज एम आर के बाद में दे होगा। कहने का मतलब टू बी वर्ब्स के बाद में सदैव नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो, तो हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि इट भी डमी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। भाई सब्जेक्ट टू बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के स्थान पे इट भी आ सकता है, और इट के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होगा वो बच्चा सिंगुलर ही होगा।
कभी भी प्लूरल नहीं होगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे इट, उसके बाद में एम, उसके बाद में कह दिया आई, इट एम आई, कहेंगे कि या तो आई के हिसाब से यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया, गलत है, ये नहीं होगा। होना क्या चाहिए यहाँ पे, इट इज आई। इट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इट के हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद में आने वाले कंप्लीमेंट के हिसाब से टू बी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो अगला देखो, अगला सेंटेंस, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे और क्या आ सकता है। भाई जब सब्जेक्ट टू बी वर्ब और कंप्लीमेंट की बात की जा रही, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है भैया, इसी पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, टू बी वर्ब्स पे बात कर रहे हैं, टू बी वर्ब्स की बात कर रहे हैं और कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोगों को इतना तो पता लग गया ना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस में जो करता है, जो कोई काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। टू बी वर्ब्स किसे कहते हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहते हैं और बी को भी टू बी वर्ब कहते हैं। ये उसके बाद में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तब। और उसके बाद में कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, टू बी वर्ब्स के बाद में कुछ भी आ जाए, नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, कुछ भी आ जाए, फ्रेज आ जाए, क्लॉज आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कंप्लीमेंट ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे आया क्या, नाउन आया, प्रोनाउन आया, एडजेक्टिव आया, सॉरी नाउन आया, प्रोनाउन आया, फ्रेज आया, क्लॉज आया, इन्फिनिटिव आया, जीरेंड आया, सॉरी जहां जीरेंड आया, ये सब आया। उसके बाद में हमने देखा कि इट भी आया सब्जेक्ट के स्थान पे। भाई सब्जेक्ट के स्थान पे देयर भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते हैं। देखो सब्जेक्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यदि दियर आ रहा है तो दियर के बाद में अगर टू बी वर्ब आ रहा है, टू बी वर्ब की बात कर रहे हैं, अगर इसके बाद में टू बी वर्ब्स आ रहा है तो ये जो टू बी वर्ब्स का निर्धारण होता है बेटा कि वेदर इट में बी इन सिंगुलर नंबर यानी प्लूरल नंबर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पे होता है। दियर के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब्स होता है वो दियर से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये केवल इंट्रोडक्शन करवाता है कंप्लीमेंट का बस, और इसका कोई काम नहीं रहता है। इसके बाद में आने वाला टू बी वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखना है कि कंप्लीमेंट कैसा है। अगर कंप्लीमेंट सिंगुलर है तो दियर के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपका प्लूरल है तो दियर के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होगा वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे कहा जाए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। यहां पे जो इज का प्रयोग किया गया है ये कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पर है। यहां पे कंप्लीमेंट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर में अ बुक है तो यहां पे इज लगाया गया। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, देयर आर 40 बुक्स, 40 बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे जो आर का प्रयोग किया गया है ना वो दियर के हिसाब से नहीं किया गया। कंप्लीमेंट आपका कैसा है, प्लूरल नंबर में 40 किताबें हैं, एक किताबें नहीं है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें दियर सब्जेक्ट हो और वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो दियर के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होगा ना वो सिंगुलर नहीं होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पे। अगर कंप्लीमेंट सिंगुलर तो सिंगुलर टू बी वर्ब, और अगर कंप्लीमेंट आपका प्लूरल तो प्लूरल कंप्लीमेंट, सॉरी प्लूरल टू बी वर्ब। सेंटेंस को ऐसे देखें, मान लो यहां पे ये कहा जाए देयर was a saint in a jungle, in a जंगल, जंगल मतलब वही जंगल भैया, वन अरण्य, वन। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, सेंट का। सेंट की संख्या कितनी है, एक है। अगर यहाँ पे सेंट्स हो गया मतलब देयर वाज 5 सेंट्स, तो वाज का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, वर में कर देंगे। जैसे ये कहा जाए देयर वर 5 cents इन अ जंगल, तो हो क्या गया, यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे सेंट्स की संख्या कितनी है, 5 है। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के हमको ये देखना है कि दियर के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो दियर के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, किसके अकॉर्डिंग लगता है, टू बी वर्ब के बाद में आने वाला जो कंप्लीमेंट होगा ना उसके हिसाब से लगता है। चाहे इज लगेगा, चाहे एम चाहे आर लगेगा, चाहे वास लगेगा, चाहे वर लगेगा, चाहे विल भी लगेगा, चाहे शैल भी लगेगा, वो किसके हिसाब से लगेगा, कंप्लीमेंट के हिसाब से लगेगा और टेंस के हिसाब से लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज ये पढ़ा है, और चूंकि आज जल्दी में है, न्योता खाने जाना है, तो न्योता खाने जाना है तो जल्दी करना है।
तो आप लोग ये समझिए कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोगों ने पढ़ा जो चीज़ हो सकता है भाई, मोटी मोटे तौर पे हम लोग देख लें कि नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है, जीरंड आ सकता है, इट डमी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, देयर आ सकता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, और इस सब के साथ में जो टू बी वर्ब लगेगा वो इसके हिसाब से लगता है, 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 इसके हिसाब से लगता है। इट के बाद में सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और देयर के बाद में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो डिपेंड करता है कंप्लीमेंट के आधार पर। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कल क्लास में फिर से पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।